फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अधिगम से संबंधित। अधिगम के विषय में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी थी, क्या सिद्धांत सीखने थे, वो हम बात कर रहे थे। और इसी से रिलेटेड मैंने आपको ये भी कहा था कि अधिगम वाले टॉपिक में ना सिर्फ हम सिद्धांत समझेंगे, ना सिर्फ हम अधिगम की प्रक्रिया समझेंगे, पर ये भी समझेंगे कि हमारे व्यवहारिक दैनिक दिनचर्या में हमें चीज़ें याद क्यों नहीं रहती हैं और उसके लिए क्या क्या समाधान होने चाहिए। तो आज मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी, दैट इज कॉल्ड हाउ टू लर्न क्विकली एंड स्विफ्टली। यहाँ पर जल्दी याद करने के लिए कई सारे तरीके जो कि साइंटिफिकली प्रूवन भी हैं वो बताए जा चुके हैं। उसमें आपका योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, बट द वन थिंग विच यू कैन डू इन योर डे टू डे रूटीन विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स, उसके लिए आपको ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी स्मृति का जो स्मृति स्तर है वो बढ़ाने के लिए आपको योगा मेडिटेशन का टाइम नहीं मिलता है, तो फिर आप अपनी मेमोरी पावर को कैसे इम्प्रोवाइज करें? द क्वेश्चन इज दिस। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि वी आर मच मैच्योर नाउ। जो लेडीज़ हैं वो घर के काम से उनको फुर्सत नहीं मिलती है, वो मेमोरी इम्प्रोवाइजेशन कैसे करेंगी? और जो जेंटलमैन हैं जो जॉब पे जाते हैं वो मेमोरी इम्प्रोवाइजेशन कैसे करें? वो तो अपना टिफिन लेकर 7 बजे ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तो कैसे किया जाए मेमोरी इम्प्रोवाइजेशन? क्या कोई प्रेशर पॉइंट्स हैं? क्या इस तरह का कोई योगा है? बिल्कुल भी नहीं। Simply the very easiest form which I am going to discuss with you, that is if you are doing any kind of activity in a day, आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, anything, either it is related to your home or office, whatever, आपका घर हो चाहे ऑफिस हो, आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं और इससे अपना मेमोरी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। अब देखिए, कहने को तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कहते हैं ना, मानो या ना मानो। अगर मानते हैं तो आस्था है, नहीं मानते हैं तो अंधविश्वास है। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को, एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। दैट इज व्हाट इज दैट एक्टिविटी? तो चलिए जानते हैं कि ये एक्टिविटी है क्या। तो यहाँ पर हम चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं चाहे घर पे काम कर रहे हैं, हम अक्सर अपने राइट हैंड को ज़्यादा काम में लेते हैं। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, फाइल लेने का काम कर रहे हैं, ऑफिस में कुछ उठाने का काम कर रहे हैं, जैसे कुछ पिकअप कर रहे हैं, वी आर पिकिंग अप द फाइल्स, द टिफिन बॉक्स एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी कार्य आप करते हैं, चाहे वो सबसे सिंपल काम हो कि लाइट का स्विच जो है वो आप ऑन कर रहे हैं, तो इस तरह के कार्यों में आपको करना क्या है, वॉट एवर इज योर, इफ यू आर राइट हैंडर, अगर आप राइट हैंड का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो आपको दिन में कई बार ये कोशिश करनी है कि आपको वो सारा काम लेफ्ट हैंड से करना है। जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो हमारी आदत है कि हम ब्रश जो है वो राइट हैंड से ही करते हैं, अपनी ब्रशिंग आवर टीथ, लेकिन अब मैं क्या करने लगी हूँ कि अपने लेफ्ट हैंड को उसके लिए यूज़ करती हूँ, ताकि मेरे ब्रेन का एक्टिवेशन जोन जो है, जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है, वो इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर ब्रेन एक्टिवेशन से रिलेटेड ये टेक्निक है कि आपका जो हाथ जो आप डेली यूज़ में लेते हैं बहुत ज़्यादा कामों के लिए, उसको थोड़ा सा रिलैक्स, उसको थोड़ा रेस्ट देके दूसरे हाथ का प्रयोग ज़्यादा किया जाए। बट इन केस इफ़ यू आर लेफ्ट हैंडर, अगर आप अपने सारा काम लेफ्ट हैंड से करते हैं तो कोशिश कीजिए कुछ काम दिन का आप राइट हैंड से भी करें। जैसे बुक उठानी है, स्विच ऑन ऑफ करना है, कोई बाल्टी उठानी है, ऑफिस में किसी का फ़ोन उठाना है, तो यहाँ पर आप अगर लेफ्ट हैंडर हैं तो राइट हैंड से उसका फ़ोन उठाने की कोशिश करें और बात करने की कोशिश करें। ऐसी असामान्य गतिविधियां जो कि आप सामान्य रूप से जिस हाथ से करते हैं उसे अब दूसरे हाथ से करना शुरू कीजिए। तो उससे होगा क्या? द ब्रेन विल बी इन मच मोर एक्टिवेशन जोन। ठीक है, आप इसको कब तक करके देखेंगे? तो हम कहते हैं कि आदत का निर्माण 21 दिन में हो जाता है। तो 21 डेज तक आप ये ट्राई कीजिए और इसको महसूस कीजिएगा, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर फेथ। अगर आप विश्वास करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल सिद्ध होगा। तो ये है एक अधिगम का तरीका, ये है आपके लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रोवाइज करने का तरीका। जब हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तब हमारा लर्निंग प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली फास्ट होगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं अभी के दिनों में, जिसमें एग्जाम का प्रेशर हम पर धीरे धीरे हावी होता जा रहा है। उस टाइम पे आपको ये टेक्निक
टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी। और ये टेक्निक जो है दैट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू योर माइंड, क्योंकि कभी कभी आपने देखा है कि आप आंखें बंद करके अपने ही घर में चल रहे हैं तो भी टकरा जाते हैं। वाई? बिकॉज माइंड को इस चीज की आदत नहीं है। तो आदत का निर्माण 21 दिनों में होता है। हम अपने खुद के घर में चल रहे हैं तो भी हमें पता नहीं है क्या कि जो हम गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी न किसी सामान से टकरा कर गिर जाते हैं। और मान लो नहीं भी गिरे तो भी क्या होगा? वी विल फील अनकंफर्टेबल। वाई इट इज सो? बिकॉज वी हैव नॉट प्रैक्टिस्ड सच एक्टिविटीज फ्रीक्वेंटली। अक्सर हम इस तरह की गतिविधियां नहीं करते हैं। तो इस तरह की गतिविधियां जो कि हम फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं, आप उन्हें करना शुरू कर दीजिए तो आपकी मेमोरी इंप्रोवाइजेशन में काफी फायदा होगा। आप कई बार कोशिश करें कि आप जब खाना खा रहे हैं तो 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए आप आंख बंद करके उस स्पून को अपने मुंह में ले जाने की कोशिश कीजिए। आप आंख बंद करके कोशिश कीजिए कि आप अपने फोन को ऑन कर लें। तो इस तरह की सारी टेक्निक जो कि अनयूजुअल टेक्निक है, वो आपकी लर्निंग में आपको फायदा पहुंचाएगी। बट साइड बाय साइड यू विल फील अ बिट डिस्कम्फर्ट इन दैट। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ा अनोखा लगेगा, लेकिन जब याद हो रहा है तो इन सारी चीज़ों को हमें करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब हम कोरोना से बचने के लिए नीम गिलोय का रस पी सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं, और ये तो हमारे करियर का सवाल है। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम चलते हैं, जिसका नाम है अधिगम। तो ये च्युइंगम वाला टॉपिक हमारा कब से ही चल रहा है, हम इसको च्यू कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, चबाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारी प्रक्रिया जो है वो हम आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी प्रक्रिया में आज मैं आपके लिए एक नया सिद्धांत लेके आई हूं। घबराइए मत, वो सिद्धांत मेरा नहीं है। ये जो नया सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे सिलेबस का है, एंड दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट थ्योरी। क्या है वो सिद्धांत? उस सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट थ्योरी। अब आपको वापस अजीब लग रहा होगा कि ये ऑपरेंट वाला जो कंडीशनिंग है मैडम हिंदी में लिखिए, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो अब देखिए, इंग्लिश में कुछ टर्म्स तो आपको समझने ही होंगे। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल प्योर कोर इंग्लिश जो होती है वो नहीं समझा रही हूँ, बट यू नीड टू लर्न सम टर्म्स रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल पार्ट। बिकॉज इस साइकोलॉजी में आप जानते हैं कि 90% बिसात जो है वो किसकी है? डॉक्टर्स की है। और डॉक्टर्स जो है वो साइंस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, और ये जो साइंस फील्ड है इसमें इंग्लिश की बुक्स का वर्जन ही अच्छा माना जाता है। इवन आपके पेपर्स में लिखा होता है कि अगर कोई गलती या त्रुटि पाई जाती है प्रश्न पत्र में तो कौन सा वर्जन मान्य होगा? इंग्लिश का वर्जन मान्य माना जाएगा। पढ़ा है आपने ये चीज? तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इंग्लिश के टर्म्स आप सीखिए, और मैं ये पूरा वादा करती हूँ आपके साथ कि इस इंग्लिश को सीखने में भी आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इट विल बी इन अ वेरी स्मूथ मैनर। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग तो देख लेते हैं, आपके फेवरेट हिंदी मीडियम में इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या कहते हैं? क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ठीक है। अब हमने हमारे पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं किससे संबंधित? क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। और इवन कंडीशनिंग से रिलेटेड भी मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए थे, दैट व्हाट डू यू मीन बाय अनुबंधन। और अनुबंधन के प्रकार में ही हमने 2 प्रकार देखे थे, दैट इज शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। अब इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है वो भी हम चर्चा कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऑब्वियसली देखना ही है, तभी ये बात समझ में आएगी, क्योंकि साइकोलॉजी में सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। एंड नॉट इवन इन साइकोलॉजी, एवरी टाइम आई फाइंड दैट यू शुड फॉलो द सीक्वल। हम क्या करते हैं कि हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जो सिलेबस दिया हुआ है हिस्ट्री में, इस बार आज मैंने पीछे से शुरू किया, 1947 से शुरू किया और अब मैं प्राचीन काल तक पढ़ूंगी। कई बार हमारी आदत होती है, बट प्लीज आप ध्यान दीजिए इस बात को कि जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसका जो क्रमिक वर्णन किया गया है उस क्रमबद्धता को ही फॉलो करें।
क्योंकि आप 1947 से रिवर्स गियर में चलते हुए प्राचीन काल गुप्त साम्राज्य तक पढ़ते हैं, तो आपको ये चीजें माइंड में संगठित, एक्यूमुलेटेड, एसिमिलेशन नहीं हो पाता। तो इट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द माइंड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड आपके लिए बहुत फायदा करेंगी, क्योंकि हम कई बार सिलेबस आगे से, पीछे से, बीच में से शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर में भी यही होता है। तो क्वेश्चन पेपर में ये सिद्धांत लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मिक्सअप है। सो इट्स अप टू यू कि आप साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं, आप साइकोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, आप हिंदी से स्टार्ट कर रहे हैं। बट व्हेन वी आर कंप्लीटिंग आवर सिलेबस, व्हेन वी आर डूइंग आवर सेल्फ स्टडीज, उसमें ये नियम जो है वो फॉलो करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड सीक्वल का नियम, क्रमबद्धता का नियम। ठीक है, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात, अब हम समझते हैं हमारा सिद्धांत, जिसको हम कह रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, और इसे ही कहा जाता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। तो आपको ये चीज याद हो गई। अब दूसरी चीज हम क्या याद रखने वाले हैं? दूसरी चीज है जो क्या है, वो ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया आपके B.F. स्किनर ने। B.F. स्किनर ने ये सिद्धांत दिया, जिसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जी हाँ, बिल्कुल, आप इस सिद्धांत को पढ़ चुके हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, एंड यू वर रेडी फॉर द एग्जाम, क्योंकि रीट एग्जाम की डेट आ चुकी थी, इसलिए आप रेडी हैं इस एग्जाम के लिए, और इस सिद्धांत को आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस सिद्धांत को अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको लगेगा कि कितनी सारी चीजें छूट गई थी, और रियल समझ तो अब आया है। पहले तो पता नहीं रट्टा लगा रहे थे, लेकिन समझ में तो अब आया है कि ये क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है क्या। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। अब ये B.F. स्किनर साहब, जो कि कहां से थे, जो बेसिकली अमेरिका से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपना ये सिद्धांत बताया। अब इनका कुछ उपनाम भी होगा, इन्हें कोई उपाधि भी दी होगी, कुछ ना कुछ बात होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है। B.F. स्किनर, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन्होंने दी। तो व्हाट वाज द टाइटल गिवन टू देम? इनको राय बहादुर का टाइटल दिया गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इनको कहा जाता था रेडिकल बिहेवियरिस्ट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अमेरिका से बिलोंग करते थे, एंड द सेकेंड पॉइंट इज स्किनर को रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। रेडिकल बिहेवियरिस्ट। ठीक है, एग्जाम में अगर इंग्लिश वर्जन आ जाए तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश वर्जन भी। रेडिकल बिहेवियरिस्ट किसको कहा जाता है? B.F. स्किनर को कहा जाता है। वापस इसका हिंदी वर्जन क्या है? तो रेडिकल बिहेवियरिस्ट को आप हिंदी वर्जन बोलेंगे तो बोलेंगे मौलिक व्यवहारवादी। स्किनर को क्या कहा जाता है? मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? इसका रीजन क्या है? वाई स्किनर इज ओनली कॉल्ड मौलिक व्यवहारवादी? तो यहां पर रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहलाने का कारण इनका ये है, यहां पर स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी या रेडिकल बिहेवियरिस्ट क्यों कहा जा रहा है? हम सभी को पता है कि व्यवहारवाद के बापू कौन है। व्यवहारवाद के बापू, जो कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है, वो है J.B. वॉटसन साहब। अब ये जो J.B. वॉटसन साहब जनक है व्यवहारवादी के, तो इनको रेडिकल बिहेवियरिस्ट क्यों कहा जा रहा है? स्किनर को रेडिकल बिहेवियरिस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वॉटसन के व्यवहारवाद के सिद्धांत के बाद केवल और केवल स्किनर ही एकमात्र ऐसे व्यवहारवादी थे जो व्यवहारवाद को बहुत ज्यादा समर्थन करते थे, जो कट्टर समर्थक थे किसके? व्यवहारवादी विचारधारा के। स्किनर वाज द स्टॉन्च बिलीवर ऑफ बिहेवियरिज्म थ्योरी। स्टॉन्च यानी कि कट्टर, जैसे औरंगजेब कट्टर मुसलमान था, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर स्किनर जो है वो कट्टर व्यवहारवादी सिद्धांत में बिलीव करता है। इसी वजह से इसे मौलिक बिहेवियरिस्ट या फिर मौलिक व्यवहारवादी या रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज स्किनर वाज, इसको हम हिंदी में लिख लेंगे, व्हाई ही इज कॉल्ड रेडिकल बिहेवियरिस्ट, क्योंकि स्किनर वॉटसन के बाद स्किनर कट्टर समर्थक थे। कट्टर समर्थक व्यवहारवाद के कट्टर समर्थक थे।
ये कट्टर समर्थक होने की वजह से ही क्या हुआ, स्किनर को रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा गया। अब इनका जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को कुछ और नाम से भी बुलाया जाता होगा, पुकारा जाता होगा, या इनका सिद्धांत और किसी नाम से भी फेमस होगा। वो नाम क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई। बहुत ही कम पॉइंट से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे डाइजेस्ट करके चबा चबा के जो खाना खाया जाता है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये चीजें अगर आपको बहुत धीरे धीरे, ठीक है, हौले हौले हो जाएगा प्यार, तो उसी तरह से हनी सिंह भी कह के गए, धीरे धीरे जिंदगी में आना। तो धीरे धीरे ये बातें जब आपकी जिंदगी में और माइंड में आएगी तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी। विस्फोटक सामग्री जो फटाफट हम खाते हैं और फटाफट हम भूल भी जाते हैं, फटाफट जाते हैं, फटाफट खाते हैं, तो वही चीज को स्किप करते हुए हम करेंगे आराम से। तो अब यहाँ पर ये जो चीजें हम कर रहे हैं बहुत ही इत्मीनान से कीजिए कि स्किनर को रेडिकल बिहेवियरिस्ट कहा जाता है, मौलिक व्यवहारवादी कहा जाता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये अमेरिका से बिलोंग करते थे। तीसरा पॉइंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग इसकी थ्योरी का नाम है, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। चौथा पॉइंट, इसी सिद्धांत को और किस किस नाम से जाना जाता है वो हम सीख रहे हैं। और जो ये हम सीख रहे हैं दूसरा नाम इसका, तो ये दूसरे नाम के लिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, और इसी के साथ यहाँ पर मैं छोटे फॉन्ट साइज में आपको ये नाम लिख के देती हूँ। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग को क्या कहा जाएगा, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग को नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है, नैमित्तिक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग जिसको हम बोलते हैं। फिर इसे आरएस थ्योरी का सिद्धांत भी कहा जाता है। रेस्पॉन्स एंड स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी यानी कि अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत भी कहा जाता है, नैमित्तिक सिद्धांत भी कहा जाता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत भी कहा जाता है, उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है, उत्सर्जित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हम देख रहे हैं कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में हमें क्या पढ़ना है। तो इन्होंने अपनी बुक बताई, कौन सी बुक बताई, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्किनर से संबंधित आपको क्या क्या एग्जाम के लिए सीखना है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग भी है, वो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या थी, स्किनर की बुक थी। इस बुक में इन्होंने चर्चा की है किसके बारे में, व्यवहार के बारे में, कि व्यवहार दो तरह के होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के व्यवहार होते हैं, और उसी दोनों तरह के व्यवहार की चर्चा आपको करनी है, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कथन समझ में आए, बातें समझ में आए, ऑप्शन समझ में आए। तो उन्होंने दो तरह के व्यवहार बताए। द फर्स्ट वॉज रेस्पोंडेंट बिहेवियर एंड सेकेंड वॉज ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक है, उनकी थ्योरी का सिद्धांत का नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो अब यहाँ पर रेस्पोंडेंट बिहेवियर को हम हिंदी में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो रेस्पोंडेंट को हिंदी में हम कहेंगे अनुक्रियात्मक। ठीक है, रेस्पोंडेंट को हिंदी में कहा जाता है अनुक्रियात्मक, और ऑपरेंट को हम हिंदी में कहेंगे क्रियात्मक। तो अब दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, और जब दोनों की तुलना की जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत का मतलब क्या होता है। तो रेस्पोंडेंट या अनुक्रियात्मक सिद्धांत में हमें फर्स्ट पॉइंट लिखना है कि ये क्रिया, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें उद्दीपक जो है वो ज्ञात होता है। फर्स्ट पॉइंट, उद्दीपक अनुक्रियात्मक क्रियाओं में ज्ञात होता है। सेकेंड पॉइंट हमें क्या लिखना है कि इसमें जो उद्दीपक ज्ञात होता है और ये जो क्रियाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, नियंत्रित होती हैं। ये सारी क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं ये अनियंत्रित होती हैं। अनियंत्रित को इंग्लिश में क्या आप बोलेंगे, इनवॉलंटरी एक्शंस। थर्ड देखें इसका एग्जाम्पल कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस जो हैं, ये इसका एग्जाम्पल हम कैसे देखेंगे कि दौड़ते समय पसीना आना, ये क्या है, ये रेस्पोंडेंट एक्टिविटी है।
दौड़ते समय पसीना आना इज अ रेस्पोंडेंट एक्टिविटी। अनुक्रियात्मक क्रियाओं में उद्दीपक ज्ञात होते हैं, ये सारी क्रियाएं अनियंत्रित होती है। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि जब भी आप दौड़ेंगे तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी और पसीना आएगा। तो पसीना आना और हार्ट बीट तेज होना दोनों ही क्रियाएं ऐसी हैं जो कि क्या होती हैं, पूरी तरह से अनियंत्रित होती हैं। यहाँ पर ये लिख के आपने छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा अल्प विराम दे। जैसे कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा हमने सूजी में पानी मिलाया है, अब इस घोल को आप आधा घंटा साइड में रख दें ताकि ये घोल पूरी तरह से फूल जाए। उसी तरह से यहाँ पर ये जो रेस्पोंडेंट वाला पॉइंट हमने सीखा है, अभी इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और यहाँ पर आ जाए। दैट इज कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब इस ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमें क्या देखना है कि ये जो क्रियाएं हैं इसमें उद्दीपक जो है वो ज्ञात नहीं होता है। उद्दीपक जो है उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता है। और ये क्रियाएं कैसी होती हैं, ये नियंत्रित होती हैं। ठीक है, उद्दीपक से संबंधित कोई बात नहीं है, ये क्रिया जो है ये पूर्णतया नियंत्रित होती है। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हम बात कर रहे हैं कि इस क्रिया में हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो स्किनर ने जिस पे प्रयोग किया चूहे पे, उसी का एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत में क्रिया पहले की जाती है, क्रिया पहले होती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने यही पढ़ा था कि इसमें क्रिया पहले होती है और पुनर्बलन बाद में दिया जाता है। क्या होता है दोस्तों, पहले क्रिया होती है और पुनर्बलन बाद में दिया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, परिणाम की होती है, कॉन्सिक्वेंसेस की होती है, रिजल्ट्स की होती है। सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण बात है तो वो है परिणाम। कोई भी क्रिया की जा रही है वो किसको ध्यान में रखकर की जा रही है, लक्ष्य या परिणाम को ध्यान में रखकर की जा रही है। और उसी के दौरान जो पुनर्बलन प्राप्त हो रहा है उसके आधार पर, पुनर्बलन की क्या भूमिका है कि पुनर्बलन के आधार पर ही क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। समझ में आ रहा है, पुनर्बलन के आधार पर क्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। जैसे मैं कोई काम कर रही हूं, उस काम करने के बाद मुझे पुनर्बलन प्राप्त हुआ, तो अगर वो पुनर्बलन सकारात्मक होगा तो मैं क्या करूंगी, उस क्रिया को बार बार करने की कोशिश करूंगी, जिससे मुझे किसकी प्राप्ति हो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो, परिणाम की प्राप्ति हो। लेकिन किसी क्रिया को करने में अगर मुझे दंडात्मक पुनर्बलन प्राप्त हो रहा है तो क्या मैं उस क्रिया की पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और उसमें मुझे पता है कि मेरे परिणाम की प्राप्ति मुझे नहीं हो पाएगी। सही बात है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पुनरावृत्ति है ये पुनर्बलन के आधार पर निर्धारित हो रही है। लेकिन मेरा मेन फोकस किस पर है, परिणाम पर। मेरा मेन फोकस किस पे है, लक्ष्य पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि यहाँ पर उद्दीपक मुझे ज्ञात है, ये क्रियाएं सारी अनियंत्रित है, जैसे कि दौड़ते समय पसीना आना या फिर कोई भी जैसे कार्य है उसमें जो परिणाम है वो हमें ऑलरेडी ज्ञात है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है ये उद्दीपक के साथ चलती है। लेकिन यहाँ पर उद्दीपक से हमें कोई मतलब नहीं है, स्टिमुलस से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी तो स्टेप्स फॉलो होती है कि पहले हम क्रिया करते हैं, क्रिया के बाद हमें पुनर्बलन मिला। अगर वो पुनर्बलन सकारात्मक है, हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस पुनर्बलन के फलस्वरूप हम उस कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। लेकिन अगर वो पुनर्बलन नकारात्मक लग रहा है, लक्ष्य की प्राप्ति की ओर में उसका कोई योगदान नहीं है, तो वो कार्य हम नहीं करेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कोई वीडियोस जो हैं वो हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं और उन वीडियोस को देखने के बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर्स आने लगे हैं, तो व्हाट इज दैट, पॉजिटिव पुनर्बलन, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और उसी की वजह से हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इससे हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, परिणाम की प्राप्ति होगी। सो दैट इज कॉल्ड क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पर फल की चिंता की गई है, परिणाम को भी इंपॉर्टेंट बताया गया है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर आप
किसी तरह की क्रिया कर रहे हैं, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि आपको परिणाम और लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस लक्ष्य की प्राप्ति आपको इन माध्यमों से नहीं होगी। तो इस तरह के पुनर्बलन आप त्याग देंगे। इस तरह के दंडात्मक पुनर्बलन फलस्वरूप आप ये सोचेंगे कि ये कार्य मुझे नहीं करना है क्योंकि इससे मुझे परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह की क्रिया और इस तरह की अनुक्रिया में क्या क्या डिफरेंस है, दैट इज रेस्पोंडेंट बिहेवियर एंड ऑपरेंट बिहेवियर। और हमारे एग्जाम में रेस्पोंडेंट बिहेवियर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। तो अब ये जो चूहे पे प्रयोग किया स्किनर ने, वो क्या था कि चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और उसके बाहर खाना रख दिया जाता है। अब वो जैसे ही बहुत सारी क्रियाएं करता है, उसे पता चलता है कि कुछ क्रियाएं जो है वो वेस्टेज है, फ्यूटाइल है, यूजलेस है, लेकिन कुछ क्रिया जो है वो काम की है जिसके बाद में उसे पुनर्बलन प्राप्त होता है। कौन सी क्रिया? जैसा लीवर दबाने की क्रिया। जैसे ही उसने उस बॉक्स में लीवर को दबाया तो उसके सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब वो समझ गया क्या कि इस लीवर को दबाने के बाद, इस क्रिया को करने के बाद, इस एक्शन को करने के बाद मुझे पुनर्बलन प्राप्त हुआ, जैसे कि भोजन मिलना। तो अब वो क्या करेगा? उसे परिणाम मिला, उसके भूख की शांति हो गई। तो अब उसे ये पता चल गया कि मुझे कौन सी क्रिया करनी है जिसके फलस्वरूप मुझे बीच बीच में, लास्ट में क्रिया के बाद में क्या पुनर्बलन मिलेगा, यानी कि भोजन, और उस भोजन के बाद मुझे परिणाम की प्राप्ति होगी, मेरे उद्देश्य की प्राप्ति होगी, दैट इज कॉल्ड मेरी भूख शांत हो जाएगी। तो इसको हमने कहा क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, जो कि स्किनर ने चूहे पर किया था। और क्योंकि इस सिद्धांत को आपको आरएस थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए आप इसे कह सकते हैं कि चूहे की स्किन पर रस गिरा। आरएस रेस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी, तो यहाँ पर चूहे की स्किन पर रस गिरा। इस तरह से आप इस थ्योरी को याद रख सकते हैं। तो चूहे का स्किनर बॉक्स जो नाम हम याद रखते हैं, उस स्किनर्स बॉक्स में चूहे पर इस प्रयोग पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि अगर आपको किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमारी जो क्रिया है वो बहुत ही ज्यादा हाईली एक्टिवेटेड जोन में होनी चाहिए। अब इस सिद्धांत को समझने के बाद हम ये सीख रहे हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए। भाई ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी तो है, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए? तो निष्कर्ष फलस्वरूप हमने देखा है कि उद्देश्य का निर्धारण पहले कर देना चाहिए। एक टीचर को बच्चों के सामने जो उद्देश्य है, जो गोल है, उसके बारे में पहले बता देना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य बता दिया कि हम क्यों ये पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर उसके लिए मार्ग का चयन करना चाहिए। पहले उद्देश्य बता दिए और अब उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे किस मार्ग का चयन किया जाए ये डिस्कस किया जाना चाहिए। जैसे कि हमने उद्देश्य डिसाइड कर लिया है कि मुझे रीट की तैयारी करनी है, ये तो मेरा उद्देश्य हो गया। अब तैयारी करने के लिए, सफल होने के लिए मुझे रीट में 3rd ग्रेड टीचर बनना है। अब ये तो मेरा हो गया उद्देश्य जिसका निर्धारण मैं कर चुकी। अब सेकंड पॉइंट में मैं क्या आऊंगी कि भाई मुझे सिलेक्शन लेने के लिए क्या क्या करना होगा, कौन से मार्ग का चयन करना होगा जिससे मैं रीट में 3rd ग्रेड टीचर बन पाऊं। तो उसके लिए उस मार्ग का चयन ये आप पे डिपेंड करता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। भंडार भरा पड़ा है नॉलेज का YouTube पे, इतने सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके YouTube पे फ्री में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बट द थिंग इज दैट योर सिलेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कौन से मार्ग का चयन करते हैं, कौन से वीडियो का चयन करते हैं कि हमारा बिना टाइम वेस्ट हुए, पढ़ाई में पूरी तरह से समझ में आते हुए हम सिलेक्शन पालें। तो ये मार्ग का चयन जो है ये आपकी चॉइस है, एंड यही है राइट चॉइस, ये वाली क्लासेस। तो यहाँ पर इस मार्ग का चयन जो है वो आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि यही हमें परिणाम यानी कि लक्ष्य की ओर ले जाएगा। तो इस तरह से क्रिया प्रसूत का सिद्धांत में ये बताया गया कि बच्चों को, अधिगमकर्ता को उसके उद्देश्य के बारे में पहले ही बता देना चाहिए और मार्ग का चयन बाद में किया जाना चाहिए। क्योंकि कहते भी हैं कि उद्देश्य अगर प्राप्त न हो पाए तो क्या करना चाहिए? उद्देश्य नहीं बदलना चाहिए, उसके मार्ग के रास्ते, उसका मार्ग का जो रास्ता है, चयन है, वो बदल देना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य न मिलने पर उद्देश्य नहीं बदलने चाहिए, बल्कि उसको प्राप्त करने के मार्ग बदल देने चाहिए।
हो सकता है हम कोई गलती कर रहे हो इसीलिए हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो सकता है हमने कुछ अच्छे वीडियोस नहीं देखे हो सकता है हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हो, इसलिए हमें उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो हमारा उद्देश्य तो वही रहेगा कि रीट पास करनी है, लेकिन इसको प्राप्त करने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो अब स्किनर के सिद्धांत में हमें कौन सी स्किनर्स की सूची देखनी है वो हम आगे चर्चा करेंगे, और इसके अलावा क्या क्या फैक्ट है जो स्किनर से संबंधित हमें जानने हैं वो हम इस वीडियो में ही पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। अब अगर बीएफ स्किनर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाए कि पुनर्बलन क्या है, क्रिया प्रसूत नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि पुनर्बलन से आप क्या समझते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पुनर्बलन। तो पुनर्बलन को आप ये समझाएंगे या फिर ये कथन दे रखा होगा, आपको सत्य असत्य जानना है कि पुनर्बलन उस विशिष्ट व्यवहार को कहते हैं। पुनर्बलन किसे कहते हैं? उस विशिष्ट व्यवहार को कहते हैं। पुनर्बलन उस विशिष्ट व्यवहार को कहते हैं जिससे पुनर्बलन उस विशिष्ट व्यवहार को कहते हैं जिससे लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, यही तो होता है पुनर्बलन। ठीक है, बढ़ जाती है। रीइंफोर्समेंट क्या है? जिससे लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है, इसे हम कहेंगे पुनर्बलन। ठीक है, तो ये क्या है पुनर्बलन? आपने देखा यहां पर मैं स्पेशल वर्ड्स को कोड करूंगी, दैट इज कॉल्ड विशिष्ट व्यवहार। एक स्पेशल तरह का बिहेवियर जब आप करते हैं तो उस स्पेशल तरह के बिहेवियर को करने से आपके परिणाम प्राप्त करने की, उद्देश्य प्राप्त करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, एंड दैट स्पेशल बिहेवियर इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। दैट विशिष्ट व्यवहार इज कॉल्ड पुनर्बलन। इसी विशिष्ट व्यवहार को, पुनर्बलन कोई चीज नहीं है कि हाँ ये रहा मोटिवेशन, खा लो इसको और बन गए मोटिवेटेड, ऐसे नहीं। पुनर्बलन इज विशिष्ट व्यवहार, एक स्पेशल बिहेवियर होता है और उस स्पेशल बिहेवियर के माध्यम से ही आपको लक्ष्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्य प्राप्त करने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अब विशिष्ट तरह का व्यवहार, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टाइम टेबल पूरे दिन भर का अलग है। हमें 4 घंटे पढ़ना है, फिर 6 घंटे सोना है, फिर 4 घंटे अपने घर वालों के साथ व्यतीत करने हैं और बाकी क्या क्या करना है ये सब हम डिसाइड करते हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज द स्पेशल बिहेवियर टू अटेन आवर गोल। हमें लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, रीट एग्जाम पास करने के लिए इस तरह का विशिष्ट व्यवहार करना पड़ता है। जैसा कि गाना आता है कि टाइम ते रोटी खा, टाइम ते गल कर, टाइम ते पानी पी। तो यहाँ पर ये क्या है? विशिष्ट व्यवहार है। और इसको करने के लिए बार बार ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पर पुनर्बलन एक विशिष्ट व्यवहार है? क्योंकि इसी से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। अगर यह विशिष्ट व्यवहार आप नहीं करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना जो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में एक विशिष्ट व्यवहार की आवश्यकता होती है। अगर आपको फुटबॉल में आपको गोल्डन शू लेना है तो क्या करना पड़ेगा? विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। और वो विशिष्ट प्रकार का व्यवहार क्या है? बहुत ज्यादा अभ्यास। और उस अभ्यास का प्रभाव क्या होगा? यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी जीनियस इन द प्लेग्राउंड। तो वो विशिष्ट तरह का व्यवहार जो और कोई नहीं कर रहा है, बहुत स्पेशल बिहेवियर है, वो आप अपनाते हैं तो लक्ष्य की संभावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। आपने अपने एग्जाम के दौरान विशिष्ट तरह का व्यवहार कर लिया है कि सोशल मीडिया से दूरी बना ली है और आप चुपचाप इस मंथन में रहते हैं कि कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे चीजों को याद किया जाए। तो क्या यह विशिष्ट व्यवहार नहीं है? और इसी विशिष्ट व्यवहार से क्या आपके परिणाम प्राप्त करने की संभावना नहीं बढ़ जाएगी? तो इसी को हम कहते हैं पुनर्बलन। अब स्किनर ने 2 तरह के पुनर्बलन की बात की है। जब हमने पुनर्बलन की इतनी चर्चा कर ही ली है तो यहाँ पर पुनर्बलन कितने प्रकार का है वो भी देख लेते हैं। तो स्किनर ने पुनर्बलन की सूची दी किस, ठीक है, जैसे आपकी पॉलिटी में अनुसूची आती है, स्केड्यूल्स आते हैं, उसी तरह से बीएफ स्किनर ने भी रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल तैयार किया।
पुनर्बलन अनुसूची दी और इसी पुनर्बलन अनुसूची में उन्होंने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। ठीक है, पुनर्बलन अनुसूची में 2 प्रकार बताए, दैट इज कॉल्ड सतत पुनर्बलन एंड द अनदर वन इज आंशिक पुनर्बलन। एक होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और दूसरा होता है आंशिक पुनर्बलन। कंटिन्यूअस में क्या होगा, कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा। आप कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आपको फिक्स पता है कि यहाँ पर नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपकी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूअसली फिक्स तरीके से रीइंफोर्समेंट आपको मिल रहा है। हाँ बच्चा, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको फटाफट से बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं और आपको माना जा रहा है दैट यू आर बोर्न जीनियस और सब अच्छा करेंगे आप, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। लेकिन आंशिक पुनर्बलन में क्या होता है, आंशिक पुनर्बलन में कभी आपको पुनर्बलन दिया जाता है और कभी आपको पुनर्बलन नहीं दिया जाता। तो इसमें संदेह की स्थिति उत्पन्न होगी कब आपको पुनर्बलन दिया जाएगा और कब आपको पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। ये आंशिक पुनर्बलन, ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट कैसा है, बहुत ही ज्यादा अनसर्टन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, अनसर्टन है। देखिए सतत में आप देख रहे हैं, ये सतत पुनर्बलन कैसा होता है, निश्चित होता है। तो जब जो भी चीज निश्चित होती है ना, हम खुद भी निश्चिंत हो जाते हैं। कोई चीज अगर निश्चित होती है तो हम निश्चिंत नहीं होंगे क्या, हाँ ये तो ऐसे ही होना है, पक्का पता है, तो पक्की बात है। लेकिन कोई चीज जब अनिश्चित होती है, कोई चीज जब अनिश्चित है तो हम उसके बारे में ज्यादा प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे, हम भविष्य के बारे में जानने का ज्यादा प्रयास करते हैं। क्यों, क्योंकि भविष्य जो है वो हमारा अनिश्चित है। हो सकता है कि शाहरुख खान जैसे हमारा भी कभी जैकपॉट खुल जाए। तो इस अनिश्चितता में व्यक्ति जो है वो ज्यादा सक्रिय रहेगा बनिस्पत उसके जिसमें उसको निश्चितता की भावना आती है, वो निश्चिंत है। तो उस निश्चिंत वाली भावना में सतत पुनर्बलन में वो क्या करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, बिकॉज उसे पता है कि आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम्स रीइंफोर्समेंट विल बी गिवन टू हिम। बट आंशिक पुनर्बलन यानी कि पार्शियल रीइंफोर्समेंट में क्या होगा कि कभी पुनर्बलन दिया जाता है और कभी पुनर्बलन नहीं दिया जाता है। सो अ कैंडिडेट और अ पर्सन विल बी वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, वो उस पल का इंतजार करेगा कि कब उसे पुनर्बलन मिले, क्योंकि उसे कई बार पुनर्बलन नहीं भी मिला है, तो वेट करेगा कि कब उसका गुरु जो है वो उसकी तारीफ करे और तारीफ में कहे कि हाँ आग तो इसमें है। तो यहाँ पर ये जो बात है, ये बात सुनने के लिए वो आतुर रहेगा और इसमें वो बहुत ज्यादा अधिगमकर्ता इसमें बहुत ज्यादा सक्रिय रहेगा। वाई, बिकॉज देयर इज अनसर्टेनिटी, काफी अनिश्चितता है पुनर्बलन प्राप्त करने में। तो जिसमें अनिश्चितता है उसमें अधिगमकर्ता की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय अवस्था में आ जाएगा। तो इस पुनर्बलन अनुसूची में जो कि स्किनर ने बताई, सबसे प्रमुख रूप कौन से हैं, सतत और आंशिक। इसके भी उप प्रमुख बहुत सारे भाग हैं, लेकिन हमने मुख्य रूप से सीख लिया कि सतत और आंशिक पुनर्बलन जो है और उन दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी हमने जान लिया। अधिगमकर्ता किस में सक्रिय रहेगा ये भी हमने जान लिया। तो इसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर देने में काफी ज्यादा अपने आप को समर्थ महसूस करेंगे। बात समझ में आ रही है? पुनर्बलन मतलब मैंने बता दिया, अनुसूची बता दिया, आपकी स्किनर की बुक बता दी, फिर इसका ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत की व्याख्या और चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि इसके आगे हमें स्किनर वाले सिद्धांत में और क्या देखा। अब स्किनर द्वारा बताए गए 3 टर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं, एंड दैट द फर्स्ट टर्म इज शेपिंग। ये शेपिंग क्या है? तो शेपिंग इज किसी भी वांछित अनुक्रिया को, किसी भी वांछित अनुक्रिया को, रेस्पॉन्स, किसी भी वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा प्रोत्साहित करना, किसी भी वांछित अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा प्रोत्साहित करना शेपिंग कहलाता है। किसी भी वांछित अनुक्रिया को, वो काम जो समाज द्वारा मान्य है,
उस अनुक्रिया को पुनर्बलन द्वारा प्रोत्साहित करना शेपिंग कहलाता है। ठीक है, ये किसने दिया? B.F. स्किनर ने दिया। और इस सिद्धांत, इस शेपिंग वाले सिद्धांत में जो भी वांछित अनुक्रिया है, जैसे बच्चे ने कभी ब्रश अच्छी तरह कर लिया, या फिर बच्चे ने होमवर्क के साथ न सिर्फ आंसर्स लिखे हैं बल्कि उन आंसर्स का इंटरप्रिटेशन भी लिखा है। ठीक है, कुछ आंसर्स का इंटरप्रिटेशन उसने आंसर के साथ लिखा है और कुछ आंसर्स का इंटरप्रिटेशन उसने नहीं लिखा है। तो ये क्या है? यहाँ पर जिन आंसर्स का इंटरप्रिटेशन बच्चे ने लिखा है, व्याख्या लिखी है, उन क्वेश्चंस को मैं हाईलाइट करके क्लास में बताऊंगी कि देखो 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस का व्याख्या, इंटरप्रिटेशन भी इस बच्चे ने लिखी है। हालांकि 5 क्वेश्चन की नहीं लिखी, कोई बात नहीं, लेकिन 5 की लिखी है। अब ये जो 5 की व्याख्या लिखी है ना भाई, ये बहुत शानदार व्याख्या लिखी है। ऐसी व्याख्या तो मैं भी नहीं कर सकती। तो यहाँ पर उस बच्चे को पुनर्बलन मिला और इस पुनर्बलन से वो इतना प्रोत्साहित हो गया कि अगली बार जब भी वो प्रश्नों के उत्तर लिख के आ रहा है तो वह हर क्वेश्चन का क्या करेगा? इंटरप्रिटेशन लिख के आएगा। क्यों? क्योंकि उसे क्लास में प्रोत्साहित किया गया, क्लास में उसका नाम लेके बच्चों से तालियां बजवाई गई, प्लस उसकी कॉपी में वेरी गुड लिखा गया, प्लस मैडम जी ने उसका नाम लिया और नाम लेने के बाद में बहुत ज़्यादा तारीफ करी। तो अब वो बच्चा, उसका 10 लीटर खून बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और उसके बाद वो क्या करेगा? इसी तरह की अनुक्रिया को, वांछित यानी कि जो हम चाहते हैं, ठीक है, मन चाहा, तो जो मन चाही अनुक्रिया, जो मन चाहा रिस्पॉन्स हम उस बच्चे से चाहते हैं, वैसा ही रिस्पॉन्स वो बच्चा देने लगेगा। एंड दैट टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज कॉल्ड शेपिंग। इसी को हम कहते हैं शेप करना, शेपिंग, यानी कि जैसा हम उसको सांचे में ढालना चाहते हैं वैसा ही बच्चा करने लग जाता है। सो दैट इज कॉल्ड शेपिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यक्रमित। कार्यक्रमित सीखना, प्रोग्राम्ड लर्निंग। ठीक है, अब इस कार्यक्रमित सीखने में आपको कुछ पॉइंट्स आने चाहिए जो कि B.F. स्किनर द्वारा बताए गए हैं। जैसे कि हम ऑनलाइन कोई टेस्ट दे रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस दिए हुए, तो यहाँ पर कार्यक्रमित सीखने में B.F. स्किनर ने भी यही बताया कि छोटे छोटे क्रम में सीखना चाहिए, छोटे छोटे क्रम में सीखना चाहिए। लर्निंग शुड बी इन पार्ट्स, छोटे छोटे क्रम में सीखना चाहिए। प्लस इसमें अधिगमकर्ता, इसमें अधिगमकर्ता स्वयं की दर से सीखता है, अपनी रेट के अकॉर्डिंग सीखता है, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग सीखता है और उसे तुरंत परिणाम का ज्ञान हो जाता है, तुरंत ही परिणाम का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको कार्यक्रमित सीखना या फिर प्रोग्राम्ड लर्निंग में याद रखने हैं। क्या कि प्रोग्राम्ड लर्निंग में छोटे छोटे फ्रेम्स में बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे छोटे क्रम में सिखाया जाता है, तो उन्हें ज़्यादा जल्दी याद होता है। दूसरा, इसमें अधिगमकर्ता अपने स्वयं की दर से, अपने स्वयं के स्पेस, ठीक है, पेस जिसको बोलते हैं हम, तो वो अपनी पेस से सीख सकता है कि उसकी जितनी अधिगम क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो सीखता है। प्लस तुरंत ही परिणाम इसमें ज्ञात किए जाते हैं। जैसे कि 10 क्वेश्चन मैं कर रही हूँ तो पहले 5 क्वेश्चन आए, ठीक है, मुझे पुनर्बलन मिला, ठीक है, आंशिक पुनर्बलन, जिसमें मुझे कहा गया कि यस कीप इट अप, यू आर डूइंग वेरी गुड। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्रम में मुझे कुछ स्लाइड्स बताई गई 2 मिनट में, उन स्लाइड्स के बाद कुछ क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चंस मैंने सारे कर लिए एंड दे ऑल दी क्वेश्चंस वर राइट। तो यहाँ पर ये छोटे छोटे क्रम में जो सीखने का तरीका है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। एक बात ये। दूसरा, इसमें अधिगमकर्ता अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग मोल्ड करते हुए सीखता है। जैसे ऑनलाइन पे उसने 3 मिनट तक कुछ स्लाइड देखी, फिर 5 क्वेश्चंस का आंसर दिया, ये उसकी खुद की स्पीड पर डिपेंड करता है। दूसरा लर्नर जो है वो इसको अपने स्पीड के अकॉर्डिंग करेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यहाँ पर अधिगमकर्ता की स्पीड को भी बहुत ध्यान में रखा जाता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर ओन स्पीड एंड पेस।
उनकी खुद की जितनी दर है वो उस हिसाब से सीखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। छोटे छोटे क्रम में जो है ये सीखना अनवरत जारी रहता है और फिर इसमें तुरंत परिणाम ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे ही आपने 10 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद आपको रिजल्ट दिखा दिया जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे, क्या क्या आपने गलतियां करी, आपका स्कोर कितना हो रहा है, आपका स्टैंडर्ड कितना है, आपका रैंक कौन सा आया। ये सारी की सारी बातें आपको परिणाम स्वरूप उसी वक्त बताती जाती है। त्वरित परिणाम, उसी वक्त परिणाम बता दिए जाते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज व्हाट यू आर डूइंग, ईदर इट इज राइट और रॉन्ग, वो गलत है कि सही, इसका अंदाजा आप अगले 5 मिनट में फटाफट लगा लेते हैं। वाई? बिकॉज द रिजल्ट आर डिक्लेयर्ड इमीडिएटली। तो इस तरह से कार्यक्रमित सीखने का जो तरीका है, वो जो स्किनर ने बताया है प्रोग्राम लर्निंग का तरीका, ये बहुत ही ज़्यादा कक्षाओं में, चाहे छोटी कक्षा हो चाहे बड़ी कक्षा हो, इस तरह का एक्साइटमेंट सबको रहता है। क्योंकि कहा भी जाता है कि एक हाथी को आप कैसे खाएंगे, हाथी को खाने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, उसके पार्ट्स करके फिर ही तो खाएंगे, हाथी को एक साथ नहीं खाया जा सकता। उसी तरह से पूरे सिलेबस को एक साथ गल्प नहीं किया जा सकता। क्या करना होगा? छोटे छोटे क्रम में उसको सिखाना होगा बच्चे को, और उसके बाद में लास्ट में फाइनल एग्जाम्स में एकीकृत रूप होगा। तो छोटे छोटे क्रम में जो बच्चा सीख रहा है वो जल्दी सीखेगा, प्लस उसकी खुद की दर होगी, प्लस इसमें जो परिणाम है ये इमीडिएटली जब सामने आएंगे तो बच्चे को उसका महसूस होगा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट लर्निंग। बात समझ में आ रही है? तो शेपिंग वाला टर्म किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। कार्यक्रमित लर्निंग, कार्यक्रमित सीखने का टर्म किसने दिया? कार्यक्रमित को मैं इंग्लिश में भी लिख देती हूं। व्हाट डू यू मीन बाय कार्यक्रमित? कार्यक्रमित इज कॉल्ड प्रोग्राम लर्निंग। ठीक है, प्रोग्राम लर्निंग। अब नेक्स्ट टर्म जो हमें देखना है वो है टोकन इकोनॉमी। एंड व्हाट इज दैट टोकन इकोनॉमी? डिजाइंड बाय द टर्म गिवन बाय स्किनर। टोकन इकोनॉमी में हमें क्या देखना है? आई चेंज द पेज। टोकन इकोनॉमी किसके द्वारा दी गई? बीएफ स्किनर के द्वारा दी गई टोकन इकोनॉमी। इसी टोकन इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? व्यवहार परिमार्जन तकनीक। व्यवहार परिमार्जन तकनीक। ठीक है। सो व्हाट इज टोकन इकोनॉमी? दिस इज बेसिकली व्यवहार परिमार्जन तकनीक। वांछित व्यवहार मतलब जो व्यवहार हम चाहते हैं कि बच्चा करे, दैट इज कॉल्ड वांछित व्यवहार। और ये टोकन इकोनॉमी क्या है? टोकन इकोनॉमी मीन्स व्यवहार परिमार्जन तकनीक। एटीट्यूड में हम जो भी बच्चे का व्यवहार है उसमें हम सुधार करना चाहते हैं, उसमें प्रगति करना चाहते हैं, उसमें एनरिचमेंट देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? टोकन इकोनॉमी का प्रयोग करेंगे कि बच्चों अगर तुम कल सुबह जल्दी उठे तो तुम्हें एक 5 स्टार दी जाएगी, अगर तुमने अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट किया तो तुम्हें घुमाने ले जाया जाएगा और एक चोकोबार दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो चोकोबार है, ये जो चॉकलेट है, ये क्या हुआ? टोकन हुआ। तो बहुत सारे टोकन कलेक्ट किए जाते हैं और उसके बाद में मनपसंद पुरस्कारों का विनिमय किया जाता है। दैट इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी। अब बच्चा आपके पास आके कहेगा कि हाँ भाई, मैंने एग्जाम में आपने कहा था ना बहुत अच्छे नंबर लाना, तो मेरा 2nd रैंक आया है क्लास में, मैं बहुत अच्छे नंबर लाया हूँ। अब आपने वादा किया था कि आप मुझे वो वाली फोल्डेड साइकिल दिलाएंगे, तो अब आपका टाइम आ गया है कि आप मुझे वो पुरस्कार दे। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी शर्त जो है वो फुलफिल की है। आई हैव कम फर्स्ट और 2nd इन द क्लास, 2nd रैंकर। तो यहाँ पर अब आपका दायित्व बनता है कि आप भी अपने शर्त और अपने वादे को पूरा करें, प्रॉमिस को पूरा करें कि आपने साइकिल दिलाने का वादा किया था।
बट प्रोमिसेस आर ऑलवेज मेंट टू बी ब्रोकन। तो यहाँ पर ये जो प्रॉमिस किया है, इस प्रॉमिस को निभाना, ठीक है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो अब वचन दे दिया है कि आपको सेकंड रैंक आने पर क्लास में एक साइकिल उपहार स्वरूप दी जाएगी। तो वो साइकिल अब आपको बच्चे को देनी ही पड़ेगी, और उससे बच्चे ने साइकिल लेने के बाद अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा कि नहीं, व्यवहार उसका और ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा समृद्ध बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। अब उसके बिहेवियर में आ जाएगा कि पढ़ाई तो करनी ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बार आप उसे साइकिल देने का वादा ना करके कुछ और देने का वादा करते हैं, कुछ और देने का वचन देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके पढ़ाई करने की जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा अधिक विकसित हो जाएगी। अब उसके व्यवहार में आ जाएगा कि पढ़ाई तो करनी ही है। क्यों? क्योंकि बदले में कुछ ना कुछ उसे अच्छी चीज़ें उपहार प्राप्त होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टोकन इकोनॉमी, द टर्म propounded बाय B.F. स्किनर। तो शेपिंग, प्रोग्राम लर्निंग और टोकन इकोनॉमी 3 ऐसे टर्म हैं जो B.F. स्किनर महोदय ने दिए हैं, और इनका मतलब क्या होता है वो भी हम समझ गए। ऑपरेंट का मीनिंग क्या होता है ये भी हम समझ चुके हैं, प्लस हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए हैं। अनुसूची में उन्होंने क्या क्या बातें बताई ये भी हमने देख लिया। उनकी बुक कौन सी है वो भी हमने जान ली, प्लस वो रेडिकल बिहेवियरिस्ट क्यों कहलाते हैं ये भी हमने चर्चा कर ली। तो इस तरह से हमने देखा कि B.F. स्किनर का जो सिद्धांत है उसको कितने सरलीकृत रूप में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब आपका ये दायित्व बनता है, और मैं ये आशा ही नहीं करती हूँ, मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि आप इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पसंद आ रहा है, आपको इसमें से कौन सा सिद्धांत अच्छा लग रहा है, कौन सी ऐसी बात लग रही है अच्छी जो कि आप अपने खुद के जीवन में भी रूपांतरित करना चाहेंगे। तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि आपको इसमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत लगा है जो आप अपने जीवन में भी उस सिद्धांत को हस्तांतरित करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आगे चर्चा को बढ़ाते हुए देखते हैं अगला सिद्धांत, जिसमें हमें क्या पढ़ना है और जो अधिगम से संबंधित कितना है और कितना हमारे लिए जो है वो यूजफुल है। ठीक है, तो यहाँ पर B.F. स्किनर की चर्चा समाप्त हुई और नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं।